गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री के सब्जेक्ट के सिलेबस को और जानेंगे आखिर कौन कौन से चैप्टर्स आपके इस बारी सेमेस्टर में आने वाले हैं। तो हम सिलेबस को एज अ मेजर यानी सिंगल मेजर एंड डबल मेजर के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ आई होप आप अपने समर वेकेशंस को और अपने छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मे बी किसी किसी के शायद एग्ज़ाम रहते होंगे, सो डोंट माइंड, आपका भी टाइम आएगा। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, ये है थर्ड सेमेस्टर का बीए का हिस्ट्री का सिलेबस। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। जो बुक्स वगैरह है उसका हम बाद में देखेंगे कि आखिर कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और अभी आप बिल्कुल भी मतलब कि लेने की उसमें ना रहे कि हाँ आप अभी से आप ले लो कि नहीं। अगर अभी से आप लोगे आपको वो एडिशन नहीं मिलेगा जो एडिशन आपको चाहिए एक्चुअल में, यानी कि आपको न्यू एडिशन लेना होगा तो आपको वो ओल्ड मिलेगा जिसमें कई बार मे बी शायद चेंजेस हो, या फिर क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसीलिए। तो आई होप आप मेरी इस बात को ज़रूर समझोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो ये थर्ड सेमेस्टर बीए का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं आखिर कितने मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। तो साइड में आप देख सकते हैं थ्योरी हमारा होता है 90 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट होती है 10 मार्क्स की, और लेवल ऑफ कोर्स तो होता है हमारा 200 का, और क्रेडिट है 4। तो आप देख सकते हैं हेडिंग क्या दे रखी है इसमें, हमें हेडिंग दे रखी है इन्होंने हमें इसमें इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देखो, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हम लोगों ने लगभग सेकेंड सेम में भी हमने जब पढ़ा था, किसके बारे में हमने पढ़ा था, 1857, और भी सारे जितने रिवोल्ट्स हुए हैं, ठीक है, हम उनके बारे में लगभग इस सेम में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आखिर आपका जो है इंटरनल असेसमेंट किस बेस पे लगने वाली है। तो आपकी इंटरनल असेसमेंट सेम एज आपकी प्रीवियस जो सेमेस्टर रहा है उसी बेस पर होने वाली है। जैसे मिड सेमेस्टर टेस्ट 5 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स का आपका असाइनमेंट रिपोर्ट एंड क्लास प्रेजेंटेशन, और अटेंडेंस की 2 मार्क्स लगेंगे। अब देखते हैं आगे कि आखिर आपका मतलब चैप्टर्स जो हैं, यानी जो आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अपराइजिंग ऑफ 1857। हमने जैसे पढ़ रखा है 1857 के बारे में सेकंड सेम में, तो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है कि आखिर कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं। पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग, देखो पेजेंट मतलब पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, ये सारे जितने भी आंदोलन रहे हैं ना, या फिर विद्रोह रहे, किसान विद्रोह हो गया, या फिर जो जनजातीय विद्रोह हो गया, या फिर पॉलिटिकल तौर पर जो भी हमारे क्या कहते हैं आंदोलन वगैरह होते हैं, ये वो उनके बारे में ये चैप्टर हमें बताया गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आगे देखते हैं। अब देखो, चीज़ें इस सेमेस्टर में भी थोड़ी आसान आपके लिए हो जाएंगी। फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के बारे में देखो आपने सुना ही होगा। जिसके पास +2 में पॉलिटिकल साइंस है, या मतलब मे बी थी, उनको तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में पता होगा, लगभग उसकी हिस्ट्री ही थी उसमें, ठीक है। एंड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, स्वदेशी मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूटरी एक्टिविटीज़। अब देखो, स्वदेशी मूवमेंट हमें पता है कि गांधी जी ने शुरू किया था, और जितने भी ये मूवमेंट्स हैं, ये सारे मूवमेंट्स जो हमारे इंडिया में शुरू हुए थे, ठीक है, INC ने जो चीज़ें करी ये उसके बाद की चीज़ें सारी हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब समझते हैं आगे की यूनिट्स। इमर्ज ऑफ महात्मा गांधी,
ठीक है, कि महात्मा गांधी ने आखिर कौन कौन से अपने लाइफ में मूवमेंट्स किए थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता होगा, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स अगर आपने +2 हिस्ट्री ले रखी होगी ना, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि गांधी जी ने ये कौन कौन से मूवमेंट्स और कब किए थे, किस कारण किए थे। जिसके पास भी +2 में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होगी ना, उसके लिए काफ़ी ये चीज़ें ईजी होंगी समझना इस बारे। स्टेट, पीपल्स एंड मूवमेंट्स। आईएनए के बारे में देखो, आपने अभी अभी जस्ट इस सैम में पढ़ा है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। रोल ऑफ द वुमेन इन द इंडियन मूवमेंट, देखो सॉरी नेशनल मूवमेंट्स में आखिर विमेन का क्या रोल रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर जिसने भी सिंगल मेजर लेना है उसको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, तो उसका समझ लो फर्स्ट पेपर यही होता है, ठीक है। और जिसका डबल मेजर है उसके लिए इतना ही सिलेबस आने वाला है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ और भी चेंजेस होंगे ना आगे, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगी। फिलहाल तो मैं इतना ही समझ लो। आगे देखते हैं। ये कुछ बुक वैसे तो प्रेफर कर रखी है इन्होंने, पर जो आपके टीचर्स प्रेफर करते हैं या फिर जो मेरे को कोई बुक लगती है तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगी। ये देखो, अब इन्होंने दे रखा है सेकंड में डीएससी, जिनके पास सिंगल मेजर होगा ना, ये उनके लिए है बेसिकली, ठीक है। तो हिस्ट्री डीएससी में दे रखा है इन्होंने, और इसका भी कोर्स जो है ना वो बिल्कुल सेम है। अभी किस पे बेस्ड है देख लेते हैं एक बारी। ये बेस्ड है हमारा सारा सोशल एंड कल्चर ट्रेंड्स इन एशियन इंडिया। एशियन इंडिया में आखिर जो हमारी सोशल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर क्या चीज़ें प्रचलित थी उस समय, ट्रेंड में थी, वो कौन सी चीज़ें थी। इसका पेपर भी 90 मार्क्स का होने वाला है, और 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होने वाली है। सो प्लीज़ अपने एमएसटी जो होते हैं ना, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो अपने एमएसटी पे ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि इसके बेस पे मार्क्स लगते हैं। रेगुलर कॉलेज अटेंड करने के लिए जाया कीजिए, क्योंकि कई बार टीचर्स ये होता है ना कि नहीं होते हैं, जैसे एमएसटी मार्क्स कम होते हैं, आपकी अटेंडेंस देख के भी आपकी एक अच्छी इंटरनल असेसमेंट लगा देता है। आई होप आपको ना वीडियो समझ आ गई होगी। आप समझते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं इसमें बेसिकली। अब देखो, इसको लर्निंग आउटकम क्या हो सकता है। लर्निंग आउटकम तो बेसिकली उन्हें सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रहे कि एशियन इंडिया में पोजीशन ऑफ विमेन इन एशियन इंडिया, पोजीशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। मार्जिनलाइज्ड मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ग जिनको हमारे समाज में अलग कर दिया जाता था, ठीक है, तो ये उनको बोला गया है। अब है वेरियस रिलीजियस एंड फिलोसफीज इन द एशियन इंडिया। एशियन इंडिया में क्या क्या फिलोसफीज़ रही होंगी, क्या क्या रिलीजियस रहे थे, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये पूरा ओवरऑल लर्निंग आउटकम है आपके कोर्स का। अब देखते हैं नीचे, इसका भी सारा इंटरनल असेसमेंट पूरा प्योरली सेम है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला बात है नहीं। अब देखो, इसके हैं सारे चैप्टर्स, यूनिट, उसमें भी 4 यूनिट्स थे, इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखना, सबसे पहले है सोशल इंस्टीट्यूशन, वर्ण, जाति, आश्रम एवं या कहे तो संस्कारा समथिंग कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखो, हमने फर्स्ट टाइम में, आपको याद होगा कि फर्स्ट टाइम में हमने वर्ण, जाति, आश्रम, जो आश्रम होते में भी इसके बारे में लगभग हमने पढ़ा था। मेडाइवल स्टेट हमने पढ़ा था ना उस समय लगभग, तो मे बी एशियंट या मेडाइवल स्टेट समथिंग था हमारा, ठीक है, जो था फर्स्ट सेम में। तो आपको याद होगा, आपने कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ी होंगी, तो उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, तो आप एकदम से चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हो। उसके बाद दे रखा है इन्होंने मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, जैसे शूद्र और स्लेव्स। शूद्र के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि शूद्र क्या होते हैं, स्लेव क्या होते हैं यानी दास क्या होते हैं, और शूद्र यानी सबसे छोटी होती थी, है ना, सबसे छोटी वर्ण में होता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास होते थे। तो इसलिए क्या होता था कि उस सोसाइटीज़ में शूद्रास एंड स्लेव्स को सबसे छोटा माना जाता था। ये उस पर है बेस चैप्टर, इसीलिए इसको हम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बोल देते हैं। अब हमारा अगला यूनिट जो मैं दे रखा है, सेकेंड यूनिट है जो विमेन स्टेटस एंड राइट।
कि एशियन इंडिया में आखिर विमेंस जो थी हमारी, वुमेंस यानी औरतें थी, आखिर उनको किस प्रकार के अधिकार दिए गए थे हमारे समाज में, और किस प्रकार के आखिर उनका स्टेटस था, यानी किस तरह की उनकी उनकी उनके हालात रहे थे उस समय। तो ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है। अब देखो क्या है, अब है इनके बारे में एजुकेशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड प्रिंसिपल सेंटर्स। जो प्रिंसिपल्स यानी इनके सिद्धांत क्या रहे थे आखिर, यानी एक शिक्षा का सिद्धांत क्या रहा होगा उस समय, एक एक लर्निंग आउटकम क्या रहा होगा, इस चीज़ के बारे में बता रखा है। एंड देन हमारा थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में इन्होंने क्या बताया है, अर्ली रिलीजियस, हड़प्पा एंड वैदिक। देखो सबसे पहला हमें पता है कि सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा ही रही थी, वैदिक उसके बाद यानी जो है क्या कहते हैं वैदिक आई थी। तो इन जब हम हड़प्पा और वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो जिसने भी +2 में हिस्ट्री पढ़ रखी है, ये +1 में भी जिसके पास हिस्ट्री थी या +2 में भी, उनको वैदिक और हड़प्पा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि हड़प्पा क्या था और वैदिक काल आखिर क्या था। ठीक है। प्रोटेस्ट मूवमेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब देखो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में तो आपको +2 में भी पढ़ाया गया था, आपको फर्स्ट सेम में भी पढ़ाया गया था, है ना, कि जैनिज्म की स्थापना किसने की थी एंड बुद्धिज्म की स्थापना की थी किसने, और ये प्रोटेस्ट और ये मूवमेंट क्या रहे थे। देखो बहुत साफ साफ चीज़ें हैं जो अगर आपने +2 में पढ़ा होगा तो आपको कुछ कुछ दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट सेम में भी हमारे में चैप्टर्स थे, ठीक है, इनकी टीचिंग्स थी, लगभग इतना कुछ नहीं था, पर टीचिंग्स और जो इनके आउटकम्स थे, यानी और ये क्या करना चाहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा था। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अब हमारा एक लास्ट यूनिट है, ठीक है, जो कि है 4th यूनिट, जिसको बोलते हैं पौराणिक रिलीजियस। इसमें हम वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म। देखो वैष्णविज्म यानी विष्णु जी को मानते थे, ठीक है, और शैविज्म जो शिव जी को मानते हैं, और शक्तिज्म का तो मुझे इतना खैर आइडिया नहीं है। उसके बाद है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि एशियन इंडिया में आखिर आर्ट और आर्किटेक्चर्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे चीज़ें बनी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। अब सेकंड हमें क्या बता रखा है, सेकंड उन्होंने बता रखा है स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर, जिसमें हम नागरा, द्रविड़ और वरसा, इसमें हम देखेंगे। उसके बाद है स्कल्पचर, मौर्य काल में, मथुरा में, गंधार में और गुप्ता, ये जो जितने भी है ना ये सारे बेसिकली राजवंश रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, और चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में पढ़ते हैं, और हम बहुत सारी ये हम कहें कि जो ये सब डायनेस्टीज़ रही हैं। बेसिकली पेंटिंग क्या है, अजंता केव्स, जिसके पास भी +2 में फाइन आर्ट्स रही होगी उसको बेसिकली पता होगा, या प्लस होने मतलब जिसके +1 से फाइन आर्ट जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा अजंता केव्स क्या होती है। अजंता केव्स बेसिकली महाराष्ट्र में है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी आपकी उस डाउट को दूर करने में। प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़, आप में से बहुत लोग देखते भी हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सपोर्ट करो, आपका ही तो चैनल है। सो हैप्पी हॉलीडेज एंड हैप्पी लर्निंग।